नमस्कार साथियों। हमने कल मालदेव के बारे में पढ़ा था। मारवाड़ के राठौड़ वंश में शासक हुए एक मालदेव, उनके बारे में देख लिया था। मालदेव के बारे में हमने ये जाना था कि मालदेव का हुमायूं के साथ कैसा संबंध रहा और शेर शाह सूरी से किस प्रकार जो संघर्ष किया है उसके बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे मालदेव का मेवाड़ के साथ किस प्रकार का संबंध रहता है, मेवाड़ से क्या उनका जो मैत्रीपूर्ण संबंध रहता है या उनके बीच में मेवाड़ के शासकों के बीच में मनमुटाव होता है, उनके बारे में देखेंगे। तो हम मालदेव के बारे में पढ़ रहे थे और मालदेव का मेवाड़ के साथ संबंध, मालदेव का मेवाड़ के साथ संबंध। अब देखें, मालदेव का मेवाड़ के साथ संबंध के विषय में बात करते हैं तो एक समय, जिस समय मालदेव के पिताजी राव गंगा जब मारवाड़ के शासक थे, उस समय ये मालदेव हैं, ये जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा संगा, जो बाबर से युद्ध कर रहे थे खानवा का, उस समय यह सहायता करने के लिए गए। मालदेव अपनी सेना लेके क्या करते हैं, एक राजकुमार के रूप में मालदेव गंगा के समय, जिस समय मारवाड़ के शासक कौन थे, गंग, उस समय क्या करते हैं, खानवा जाते हैं और खानवा में जो खानवा के युद्ध में मेवाड़ के महाराणा संगा की सहायता करते हैं। पहला 1527 के अंदर यह सहायता करते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं हम, एक समय जब मेवाड़ के इस चित्तौड़ दुर्ग पर जब आक्रमण होता है गुजरात के शासक बहादुर शाह का, उस समय भी क्या करते हैं, मालदेव सहायता करते हैं। उसके बाद में हम आगे चलकर देखते हैं तो एक समय, जिस समय बनवीर शासक बन जाता है विक्रमादित्य की हत्या करके मेवाड़ का, उस समय क्या होता है, उदय सिंह की सहायता करते हैं, बनवीर को पराजित करते हैं और उदय सिंह को मावली के युद्ध में विजय दिलाते हैं। और उसके बाद उदय सिंह को मेवाड़ का शासक बनाने में भी हेल्प कौन करते हैं, मालदेव करते हैं। उसके बाद में अब जो ये मालदेव हैं, इनके समकालीन मेवाड़ का शासक होता है उदय सिंह। अब उदय सिंह और मालदेव के बीच में क्या होता है, प्रारंभ में तो अच्छे संबंध थे, मधुर संबंध थे, लेकिन बात बिगड़ जाती है। उसके बाद में एक समय, जिस समय ये मालदेव हैं, ये क्या करते हैं, अजमेर के एक सूबेदार की सहायता करते हैं, किस युद्ध में, हरमाड़ा के युद्ध में। तो हम देखते हैं क्रमबद्ध किस प्रकार मालदेव का संबंध प्रारंभ में मेवाड़ के साथ मधुर संबंध रहता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, संबंध बिगड़ जाते हैं। तो देखें मालदेव का किसके साथ में, मेवाड़ के शासकों के साथ में किस प्रकार का संबंध रहता है। तो मारवाड़ की शासक राव गंगा के समय राजकुमार मालदेव 1527 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा सांगा की खानवा के युद्ध में सहायता करते हैं। खानवा के युद्ध में सहायता करते हैं। तो हमने क्या देखा है, मारवाड़ के शासक राव गंगा थे, उस समय इनका पुत्र मालदेव
ये राव गांगा क्या करते हैं, अपने पुत्र मालदेव को खानवा के युद्ध में क्या करते हैं, सहायता हेतु भेजते हैं। और मालदेव 1527 में जो खानवा का युद्ध है, उस खानवा के युद्ध में क्या करता है, मेवाड़ महाराणा सांगा की सहायता करता है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, मेवाड़ महाराणा सांगा की सहायता करने के बाद में अब एक समय क्या होता है, गुजरात का शासक क्या करता है, मेवाड़ पर अटैक करता है। गुजरात का शासक किस समय, 1534 के आसपास, जिस समय चित्तौड़ दुर्ग पर अटैक करता है 1534-35 में। जब गुजरात के शासक बहादुर शाह, गुजरात का शासक कौन था, बहादुर शाह। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया। तब ये कौन सहायता करते हैं, मालदेव। चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया, तब राव मालदेव, इस समय राव मालदेव शासक थे, मारवाड़ के शासक थे। तो राव मालदेव मेवाड़ नरेश, इस समय विक्रमादित्य शासक था, मेवाड़ नरेश विक्रमादित्य की सहायता करते हैं। हालांकि विक्रमादित्य छोटे थे, तो विक्रमादित्य की माता जो क्रमावती है, वो इस समय जो संरक्षक के रूप में कार्य कर रही थी, तो विक्रमादित्य की सहायता करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, राव मालदेव के विषय में पढ़ा है कि मालदेव ने किस प्रकार मेवाड़ के जो समय समय पर मेवाड़ के शासकों की सहायता की है। तो मेवाड़ के शासकों की हम सहायता के रूप में देखें तो 1527, उसके 7 साल बाद 1534 में, और इससे आगे देखें अब 1540 में किस प्रकार जो सहायता करते हैं। तो 1540 में जो मालदेव किस प्रकार सहायता करते हैं महाबली के युद्ध में, तो हम देखते हैं महाबली का युद्ध। इसके बाद में आगे क्रम में रहता है महाबली का युद्ध। महाबली का युद्ध, साथियों याद रखना, महाबली नाम का एक गांव है और उस गांव में यह युद्ध लड़ा गया। न ये मालवा का युद्ध है, न मालवी का युद्ध है, यह केवल महाबली का युद्ध है। महाबली एक गांव था और उस गांव के अंदर यह युद्ध लड़ा गया, और यह युद्ध लड़ा गया 1540 ईस्वी में। कब लड़ा गया, 1540 ईस्वी में। किन के मध्य होता है, तो हम देखते हैं, आपको अच्छी तरह पता है, आपने छोटी कक्षाओं के अंदर आपने कहानियां सुनी होगी, वह उदय सिंह और बलवीर की, और किस प्रकार एक जो दाई माँ है अपने पुत्र चंदन की बलि देके और किस प्रकार उदय सिंह की रक्षा करती है। वही उदय सिंह क्या करता है, मालदेव से सहायता प्राप्त करके उस बलवीर को पराजित करता है। तो इस युद्ध में क्या करता है, हम देखते हैं, राव मालदेव ने जो उदय सिंह को, राव मालदेव ने उदय सिंह की सहायता कर बनवीर को हत्या की, बनवीर को पराजित किया। तो बनवीर को अपदस्थ किया। उदय सिंह को मेवाड़ का शासक बनाया।
अब देखें, राव मालदेव ने उदय सिंह की सहायता कर बनवीर को अपदस्थ किया यानी पराजित कर दिया और उसके बाद में उदय सिंह को मेवाड़ का शासक बनाया। कौन से युद्ध में? मावली के युद्ध में। कब हुआ? 1540 में। 1540 में यह युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो देखें, उदय सिंह के मध्य। किन के मध्य? उदय सिंह के, उदय सिंह और किन के मध्य हुआ? बनवीर के मध्य हुआ। किन के मध्य हुआ? बनवीर के मध्य। और जीता कौन है? उदय सिंह जीते हैं। और इनकी सहायता किसने की है? मालदेव ने की है। किसने किया? मालदेव ने किया। यह याद रखना। तो मालदेव ने अब तक क्या किया है? देखें, मेवाड़ की सहायता किया। मेवाड़ की सहायता में जो समय समय पर 3 बार क्या किया है? गजब की सहायता की है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार एक हरमाड़ा का युद्ध होता है और उस समय हरमाड़ा के युद्ध में अजमेर की सहायता करते हैं मालदेव और उदय सिंह के विपक्ष में चले जाते हैं। उसके बारे में देखते हैं। तो इससे आगे देखें हम हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ और किसके मध्य हुआ? तो यह बात आती है। तो यह युद्ध है, हम देखते हैं उदय सिंह के मध्य। किन के मध्य? उदय सिंह के मध्य। और एक अजमेर का सूबेदार था हाजी खां, उनके मध्य होता है। और किन को लेकर होता है? एक रंगराय पात्र नाम की एक तोइफ थी और उस तोइफ को लेके उदय सिंह ने मांग की कि मैं इस अजमेर का एक संरक्षक बना रहूंगा, समय समय पर अजमेर की सहायता करूंगा, लेकिन इस सहायता के बदले हाजी खान को बोला कि आपको ये रंगराय पात्र नाम की नर्तकी है, ये रंगराय पात्र नाम की नर्तकी जो तोइफ थी उसको देना होगा। और ऐसी स्थिति में हाजी खान क्या करता है? मुकर जाता है। हाजी खान बोलता है रंगराय पात्र को तो नहीं दूंगा। और ऐसी स्थिति में अब क्या होता है? हाजी खान पर अटैक करने की कौन? ये उदय सिंह बोल देता है कि मैं आप पर आक्रमण करूंगा। और आक्रमण की स्थिति को देख के हाजी खान किसके पास जाता है? महादेव के पास जाता है। महादेव से गठबंधन करता है और महादेव को बोलता है कि आप मेरी मदद कीजिए। किस युद्ध में? अब यहाँ पर उदय सिंह और हाजी खान के मध्य युद्ध होगा और हाजी खान के मध्य युद्ध होगा। तो हाजी खान क्या करेगा? अब हाजी खान महादेव से सहायता प्राप्त करेगा और हाजी खान महादेव से सहायता प्राप्त करके और इस युद्ध में जीत जाएगा, उदय सिंह को पराजित कर देगा। और उदय सिंह को पराजित करने के बाद उदय सिंह और महादेव के मध्य क्या हो गया? अब संबंध खराब हो। तो उसके बारे में देखिए हम। अब कौन सा है जो हरमाड़ा का युद्ध? कौन सा है? हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो हरमाड़ा का युद्ध है यह उदय सिंह, ये कहां के शासक थे? मेवाड़ के। और अजमेर के सूबेदार कौन थे? हाजी खान। लड़ा कब गया? 1557 में। 1557 ईस्वी में लड़ा गया ये युद्ध। 1557 ईस्वी में उदय सिंह और अजमेर के सूबेदार हाजी खान के मध्य लड़ा गया। इसमें सहायता कौन करते हैं इनकी? मालदेव। मालदेव सहायता करता है किनकी? हाजी खान। मालदेव द्वारा सहायता। युद्ध का क्या कारण क्या है? युद्ध का कारण, युद्ध का कारण और यह जीत जाते हैं, यह याद रखना आप। हाजी खान के पास रंगराय नामक, रंगराय पात्र नामक एक तोइफ थी, अर्थात यानी हाजी खान की प्रेमिका थी। और इसको प्राप्त कौन करना चाहता था? उदय सिंह प्राप्त करना चाहता था, जिसे उदय सिंह
तो देखें, हरमाड़ा का युद्ध 1557 में हुआ है। उदय सिंह और अजमेर के सूबेदार हाजी खां के मध्य होता है। और उस संघर्ष का कारण क्या है? हाजी खां के पास में क्या थी? एक रंगराय पात्र नाम की एक तोप थी और उसे उदय सिंह प्राप्त करना चाहता था। ऐसी स्थिति में अजमेर के सूबेदार हाजी खां ने क्या किया? मालदेव से सहायता प्राप्त किया। मालदेव ने सहायता दी और सहायता देके उदय सिंह को पराजित कर दिया। अब हरमाड़ा के युद्ध में जब उदय सिंह पराजित हुआ तो यह मालदेव से क्या हुआ? नाराज हो गया। तो हम देखते हैं आगे मालदेव और उदय सिंह के मध्य संबंध की बात करें तो देखें, हमें भी निष्कर्ष के तौर पर हम लिखते हैं कि इस प्रकार मालदेव एवं मेवाड़ नरेशों, और विशेष तौर से उदय सिंह की बात है, नरेशों के मध्य शुरू में संबंध क्या थे? ठीक थे। मध्य प्रारंभ में मधुर संबंध थे। लेकिन हरमाड़ा के युद्ध में मालदेव द्वारा जब अजमेर के सूबेदार हाजी खां की सहायता की तो मालदेव एवं मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के मध्य संबंधों में कटुता है। तो हमने क्या देखा है कि किस प्रकार हरमाड़ा का युद्ध होता है और उदय सिंह और हाजी खां के बीच में होता है। हाजी खां मालदेव से सहायता लेता है और इधर उदय सिंह उससे नाराज होता था मालदेव से। तो उसके बाद में हम आगे देखें, अब मालदेव की क्या और अन्य क्या उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धियों के बारे में देखते हैं। मालदेव की उपलब्धियां, मालदेव की उपलब्धियां मालदेव की उपलब्धियों के बारे में हम पढ़ें तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि मालदेव को हम देखते हैं बंदायूनी ने, किसने? बंदायूनी ने पुरुषार्थी राजकुमार का है। पहली बात यही है कि मालदेव को बंदायूनी ने क्या बोला है? पुरुषार्थी राजकुमार। क्या बोला है? पुरुषार्थी राजकुमार बोला है। बंदायूनी को क्या बोला है? पुरुषार्थी राजकुमार। तो देखें, मालदेव को बंदायूनी ने पुरुषार्थी राजकुमार का, क्या का? पुरुषार्थी राजकुमार का है।
देखें, बंदाइयों ने क्या कहा मालदेव को कि यह तो एक पुरुषार्थी राजकुमार है। अब बंदाइयों ने मालदेव को जो पुरुषार्थी राजकुमार कहा, उसके बाद में अन्य मालदेव की उपलब्धियों के बारे में देखते हैं। तो मालदेव के कौन कौन से अलग दुर्ग बनाए गए उनके बारे में देखते हैं। तो मालदेव का निर्माण कार्य क्या चीज है? मालदेव का निर्माण कार्य हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि मालदेव ने जिस समय सोजत को केंद्र बनाया, तो सोजत को केंद्र बना के 1 साल तक सोजत में अपनी राजधानी के रूप में रखता है और अपना कार्य वहीं से मारवाड़ का संचालन करता है, शासन कार्य संचालन करता है। अब हम देखते हैं कि कुछ इतिहासकारों ने क्या बोला कि सोजत दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मालदेव ने। तो निर्माण कार्यों के अंदर देखते हैं कि सोजत दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मालदेव ने। दूसरी हम देखते हैं नागौर के अंदर रिया दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। तो हम अलग अलग कौन कौन से किस प्रकार के दुर्गों का मालदेव ने जो निर्माण करवाया है उसके बारे में देखते हैं। तो हम देखें, पहला दुर्ग है वह कौन सा है? सोजत दुर्ग। कौन सा? सोजत दुर्ग। सोजत दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मालदेव। तो सोजत दुर्ग यह कहां पर है? पाली में। अब इसके बाद में देखते हैं हम सोजत दुर्ग के बाद में रिया दुर्ग। कौन सा? रिया दुर्ग। रिया का किला, रिया दुर्ग। अब रिया दुर्ग कहां पर है? नागौर में। यह भी किसने बनाया? मालदेव। किसने बनाया? मालदेव। एक समय हम आगे देखेंगे रूठी रानी के बारे में। तो एक समय क्या करता है, पोखरण दुर्ग का भी निर्माण कौन करवाते हैं? राव मालदेव करवाते हैं पोखरण दुर्ग का निर्माण। यह कहां पर है? जैसलमेर। और जैसलमेर की राजकुमारी थी रूठी रानी उमादेव। अब इसके बाद में हम चौथा दुर्ग देखते हैं। चौथा दुर्ग कौन सा है? तो एक मालकोट दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मालकोट दुर्ग है। और यह मालकोट दुर्ग पड़ता है मेड़ता। मालकोट दुर्ग कहां पड़ता है? मेड़ता। तो मेड़ता के अंदर मालकोट दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया? राव मालदेव ने करवाया। किसने करवाया? राव मालदेव ने करवाया। एक हम देखते हैं कि यह जो राव मालदेव हैं, ये मेहरानगढ़ दुर्ग के, किनके? मेहरानगढ़ दुर्ग के बाहर से प्रकोटे का निर्माण करवाते हैं। तो मेहरानगढ़ दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रकोटे का निर्माण करवाते हैं। प्रकोटे का निर्माण। एक उपलब्धि में और नाम आता है, हम देखते हैं यहां पर लिख लेते हैं। एक आता है चोखला महल। चोखला महल का निर्माण भी किसने करवाया? मालदेव ने करवाया। चोखला महल जो कहां पर है? जोधपुर में है चोखला महल। चोखला महल जोधपुर, यह भी किसने बनवाया है? राव मालदेव ने बनवाया। तो राव मालदेव की उपलब्धियों में हमने विभिन्न प्रकार के युद्ध देखे। वो वही शासक है यह जो 52 युद्धों में 58 प्रकरणों को जीतता है, और यही शासक है जिनको बंदाइयों ने पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। और इन्होंने जो निर्माण कार्यों के रूप में देखे तो विभिन्न दुर्गों का निर्माण करवाया है, विभिन्न महलों का निर्माण करवाया है, जिसमें हमने प्रमुख दुर्ग और प्रमुख महल ले लिया। अब हम देखते हैं मालदेव के उपलब्धियों में एक और आता है, इनके 2 दरबारी थे। उन दरबारी का नाम है ईश्वरदास बारट और आशा बारट। हम देखते हैं उनके बारे में भी, ईश्वरदास बारट और आशा बारट। तो मालदेव के दरबारी, मालदेव के क्या क्या नाम आता है? पहले का नाम आता है ईश्वरदास बारट। क्या नाम आता है? ईश्वरदास बारट। ईश्वरदास बारट। ईश्वरदास बारट के बारे में हम देखेंगे जिस समय हम रूठी रानी के बारे में पढ़ेंगे, उमादेव के बारे में पढ़ेंगे, तो एक समय हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि ईश्वरदास जी क्या के उमादेव को मनाने के लिए तारागढ़ दुर्ग गए थे। और तारागढ़ दुर्ग गए, उमादेव को मना भी लिया और वापस आ रही थी। उस समय आशा बारट ने क्या कहा? एक दुआ बोल दिया। और उस दुए के कारण हम आगे देखेंगे उस दुए के बारे में कि उस दुए के कारण क्या हुआ? उमादेव वापस चली गई।
और उमादेव वापस जाके तारागढ़ दुर्ग में ही रहने लगे। तो ईश्वरदास बारट है, इनकी क्या उपलब्धियां हैं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है उनके बारे में हम देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक लिखा हरिरस। क्या लिखा, हरिरस। तो इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं, अब कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, तो इन्होंने एक तो लिखा था देवयान। क्या लिखा, देवयान। देवयान। एक लिखा हरिरस। क्या लिखा, हरिरस। और एक लिखा था आला जालारी कुंडलियां। आला जालारी कुंडलियां। तो हमने देखा है कि ईश्वरदास बारट ने तीन जो रचनाएं की है, कौन कौन सी, एक तो देवयान, एक हरिरस और एक आला जालारी कुंडलियां। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आशा बारट के रूप में। आशा बारट क्या लिखते हैं, आशा बारट। आशा बारट आशा बारट क्या लिखते हैं, तो आशा बारट कौन कौन सी रचना करते हैं, तो एक तो ये आशा बारट लिखते हैं बागा बारमली का दुआ। बागा बारमली का दुआ, एक बागा बारमली का दुआ। तो इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी है, तो एक तो लिखा था उमादेव भटियाणी रा कवित और एक बागा बारमली रा दुआ। उमादेव भटियाणी रा कवित। उमादेव कौन थी, जैसलमेर की राजकुमारी जो मालदेव से विवाह करती है। तो उमादेव भटियाणी, जैसलमेर में भाटी वंश होने के कारण इनको भटियाणी कहा जाता है, भटियाणी। उमादेव भटियाणी रा कवित। और एक कौन सी लिखी, एक लिखी थी बागा बारमली रा दुआ। बागा बारमली रा दुआ। तो हमने क्या पढ़ा है, देखें मालदेव की उपलब्धियों के बारे में पढ़ रहे थे और मालदेव की उपलब्धियों में हमने क्या देखा है, देखें मालदेव का मेवाड़ के साथ किस प्रकार का संबंध रहता है। तो मालदेव प्रारंभ में क्या करते हैं, 1527 में महाराणा सांगा की सहायता करते हैं। उसके बाद 1534-35 में जिससे रानी कर्मावती थी उस समय क्या करते हैं कि ये 1534-35 में जिस समय शासक के रूप में विक्रमादित्य था, अल्पवयस्क था, और उसी समय जिस समय गुजरात का शासक एक बहादुर शाह आक्रमण करता है तो ये क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। उसके बाद में मालदेव के बारे में पढ़ा कि ये उदय सिंह की सहायता करते हैं, मावली के युद्ध में उदय सिंह को विजय दिलवाते हैं और साथ ही उदय सिंह को क्या करते हैं, मेवाड़ का महाराणा बनाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं बलबीर को इसी में पराजित किया है, देखें। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हरमौड़ा का युद्ध। हरमौड़ा के युद्ध के अंदर अजमेर के सूबेदार हाजी खान और उदय सिंह मेवाड़ महाराणा के बीच होता है। इस समय मालदेव क्या करते हैं, हाजी खान की सहायता करते हैं और हाजी खान की जैसे ही सहायता करते हैं उदय सिंह नाराज हो जाता है। उसके बाद में हमने क्या देखा कि जो आगे मालदेव की उपलब्धियों में, तो बंदायूनी ने मालदेव को पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। इनके ये जो निर्माण कार्य हैं कि एक समय इन्होंने सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया, तो कहीं रिया दुर्ग का निर्माण करवाया, तो कहीं मालकोट, पोखरण और मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रकोटे का निर्माण भी करवाया और चोखला महल भी बनवाया। उसके बाद में हमने क्या देखा कि मालदेव के दरबारी कौन थे, तो दरबारियों के अंदर नाम किन का आता है, ईश्वरदास बारट और आशा बारट का आता है। और ईश्वरदास बारट और आशा बारट क्या करते हैं, ये अलग अलग 2-3 प्रकार की रचनाएं करते हैं। ईश्वरदास बारट ने देवयान लिखा, हरिरस लिखा और साथ साथ में हम देखें हाला झालारी कुंडलियां लिखा। इसको आशा बारट है, इन्होंने क्या लिखा, तो उमादेव भटियाणी का कवित और एक बागा बारमली का दुआ लिखा। हमने मालदेव के विषय में कुछ जानकारी ली है। अब हम देखते हैं मालदेव के बारे में
कि मालदेव ने किस प्रकार जैसलमेर की राजकुमारी उमादेव से विवाह किया, तो रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, उनके बारे में देखते हैं। तो हम पॉइंट लगाएंगे अब नया, जो क्या लिखेंगे, रूठी रानी। तो रूठी रानी कौन थी? उमादेव। किन की पुत्री थी? राव लूणकर्ण की पुत्री थी। अब रूठी रानी किसे कहते हैं, तो हम देखते हैं जैसलमेर की राजकुमारी, जैसलमेर की राजकुमारी जैसलमेर की राजकुमारी उमादेव किन की पुत्री थी? राव लूणकर्ण की पुत्री थी। जैसलमेर की राजकुमारी उमादेव से मालदेव ने विवाह किया। मालदेव ने विवाह किया। जो शादी के दूसरे दिन ही अजमेर के तारागढ़ दुर्ग चली गई। रूट कर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग चली गई तथा जीवन पर्यंत मालदेव के साथ नहीं रही। इस कारण उमादेव इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। देखते हैं हम किस प्रकार विवाह हुआ, क्या चीज हुई, क्यों रूठी रानी। तो देखिए दोस्तों, हम इतिहास में पढ़ते हैं कि एक समय क्या हुआ, मालदेव जैसलमेर के महाराव है राव लूणकर्ण, उनकी पुत्री उमादेव से विवाह करने जाते हैं। अब बारात लेकर जैसे ही वहां पहुंचे तो हम ऐसे देखते हैं कि इतिहास में कुछ लिखा है कि राव लूणकर्ण है, ये धोखे से जो खाने के अंदर विष मिलाना चाहता था, किनके, ये जो मालदेव के जो भोजन, अब मालदेव के भोजन में विष मिलाकर मालदेव को मारना चाहता। यह सूचना जब उमादेव को पता चली तो उमादेव ने क्या किया, एक व्यक्ति को धीरे से क्या किया, मालदेव के पास भेज दिया और मालदेव को बोला कि यह भोजन मत करना, इस भोजन के अंदर क्या चीज है, विष है। अब मालदेव ने भोजन नहीं किया, लेकिन मालदेव मन ही मन बहुत क्रोधित हुआ कि एक जो रानी है, जिससे मानो राजकुमारी है उमादेव, जिससे मैं विवाह करना चाहता हूं और उसका पिता मुझे जहर देकर मारना चाहता है, और ऐसी स्थिति में विवाह तो करके आ जाता है, लेकिन वो क्या करता है, उमादेव से नाराज हो जाता है। उमादेव से इस स्थिति में नाराज होता है, लेकिन अब जान बचाने वाली कौन थी, उमादेव थी। अब उमादेव क्या करती है, उनको मनाने का प्रयास करती है, लेकिन वो क्या करते हैं, मालदेव नहीं मानते हैं। तो उमादेव स्वयं ही क्या करती है, मालदेव से रूठ जाती है और ये क्या करती है, तारागढ़ दुर्ग चली जाती है और तारागढ़ दुर्ग के अंदर क्या करती है, वहां रहती है। एक समय जिस समय शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था, उस समय तारागढ़ दुर्ग से कोषाना चली गई थी।
कौशना से आगे हम देखेंगे और भी ये यात्रा करेगी, तो अपने पुत्र जो दत्तक पुत्र था राम उसके साथ में रहेगी। तो रूठी रानी के बारे में आपको पूछ लिया जाए तो यह कौन थी? उमादेव थी। ये जो भटियाणी थी उमादेव भटियाणी, ये क्या इतिहास में किस नाम से जानी गई? उमादेव भटियाणी है वो किस नाम से जानी गई? तो हम देखिए रूठी रानी के नाम से जानी गई। तो हमने क्या लिखा है कि उमादेव हैं, इनको रूठी रानी के नाम से क्यों पुकारा जाता है उसके बारे में देखा। अब एक समय आप देखेंगे कि राम महादेव ने क्या मनाया नहीं, तो राम महादेव ने मनाने का प्रयास भी किया। राम महादेव ने अपने दरबारी ईश्वरदास बार्ट और आशा बार्ट को भेज दिया। ईश्वरदास क्या थे? थोड़े अब समझौतावादी आदमी थे। ईश्वरदास ने समझाने का पूरा प्रयास किया और समझा के क्या किया? उमादेव को मना लिया। उमादेव को मना के जैसे ही वे रवाना हुए मेहरानगढ़ दुर्ग की ओर, उस समय क्या हुआ? आशा बार्ट ने दुआ बोला कि मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तज मान, दो गयंद ने बंधई एक ही खंभ उठान। यानी कहने का मतलब था या तो पीर का मान रहेगा और या अपने ससुराल पक्ष का मान रहेगा, और दोनों मान है एक साथ में नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में यह दुआ सुनते ही उमादेव क्या करती है? उतर जाती है और वापस तारागढ़ दुर्ग चली जाती है। तो देखिए हम देखते हैं ये दुआ किसने बोला है? ईश्वरदास बार्ट के जो समझाने के बाद आशा बार्ट ने बोला है। यानी ईश्वरदास बार्ट ने तो समझौता करवा दिया था, उमादेव को मना लिया था, लेकिन आशा बार्ट ने बोला। तो देखिए अब हम इसके बाद में आगे एक समय राव मालदेव द्वारा ईश्वरदास बार्ट एवं आशा बार्ट ईश्वरदास बार्ट एवं आशा बार्ट को उमादेव को मनाने तारागढ़ दुर्ग भेजा। तारागढ़ दुर्ग भेजा। ईश्वरदास ने उमादेव को मना लिया। मना लिया तथा मेहरानगढ़ दुर्ग की ओर रवाना हुए। मेहरानगढ़ दुर्ग की ओर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में आशा बार्ट के द्वारा सुनाने पर उमादेव वापस तारागढ़ चली गई। तारागढ़ दुर्ग चली गई। अब दुआ क्या था? तो देखें मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तजमान, पीऊ रखे
दो दो गयंद ना बंधे, एक ही खंभू ठाण, एक ही खंबे ठाण। कहने का मतलब है कि मान रखे तो पीर तज, यानी मान यदि रखना है तो पीर को त्यागना पड़ेगा, तज यानी त्यागना। और पीव रखे तजमान, यदि पीर पक्षु रखती है तो मान को त्यागना पड़ेगा। दो दो गयंद यानी दो हाथी एक साथ नहीं बनते हैं, एक ही खंबे पर यानी एक ही ठाण पर दो हाथी नहीं बंधे जा सकते। तो ऐसी स्थिति में आशा बाट ये बात सुनाता है ना, तो उमादे क्या करती है, वापस तारागढ़ दुर्ग चली जाती है। अब उमादे तारागढ़ दुर्ग चली गई। अब उमादे तारागढ़ दुर्ग के बाद में वहां से क्या करती है कि जिस समय शेरशाह सूरी ने, किसने, शेरशाह सूरी ने, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि शेरशाह सूरी का जो हम देखते हैं भी मारवाड़ पर आक्रमण हुआ था, महादेव पर आक्रमण हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। उस समय क्या करती है, जिस समय शेरशाह सूरी अजमेर पर आक्रमण करता है तो ये क्या करती है, यहां से कोषाण चली जाती है। तो इसके बारे में लिखते हैं, जिस समय शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर अधिकार कर मारवाड़ पर अधिकार कर अजमेर को भी अपने अधीन किया, अजमेर को भी अपने अधीन किया। तो उमादेव कोषाण चली जाती है। कहां जाती है, कोषाण चली जाती है। अब कोषाणा से कहां जाती है आगे, तो कोषाणा से दत्तक पुत्र राम सिंह, दत्तक पुत्र राम के साथ गुंदोज चली जाती है। कहां जाती है, गुंदोज चली जाती है। गुंदोज से कहां जाती है, तो देखें गुंदोज से केलवा राजसमंद जाती है। और जिस समय 1562 के अंदर राव मालदेव का निधन हो जाता है, तो उसके बाद में हम देखते हैं अब राव मालदेव के बाद में क्या करती है, राव मालदेव की पगड़ी के साथ में ये जो उमादेव सती हो जाती है। तो 1562 में 1562 ईस्वी में मालदेव के निधन पर उमादेव उनकी पगड़ी के साथ में सती हो जाती है।
अब देखें, राव मालदेव हैं, उनके बारे में हमने देखा। अब कुछ मालदेव के विषय में एक दो पॉइंट और रहे हैं, हम नोट लगाकर लिखते हैं आगे मालदेव के विषय में। आगे कौन से पॉइंट रहे देखें हम। एक मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा के बारे में हमने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में। जेता और कुंपा के अलावा मालदेव के सेनापति और थे नगा और विदा। और एक समय क्या करते हैं, नगा विदा को भी मालदेव अपने सेनापति के नेतृत्व में या जो अभियान में भेजते हैं, तो वह कुछ कर दिखाते हैं। अब देखते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो राव मालदेव की अन्य उपलब्धियां, राव या नोट लगाते हैं हम, नोट। राव मालदेव ने सेनापति नगा एवं विदा के नेतृत्व में जब जालौर पर अधिकार किया, कहां पर अधिकार किया, जालौर पर अधिकार किया, तो पठान मलिक नाम का कोई व्यक्ति था, पठान मलिक जो जालौर का सूबेदार था, पठान मलिक खान है जालौर पर पुनः अधिकार कर लिया, यानी इनसे छीन लिया। दूसरा देखते हैं हम, वीरमदेव मेड़तिया के बारे में हमने पढ़ा था। वीरमदेव मेड़तिया का पुत्र था एक जेमल मेड़तिया, और जेमल मेड़तिया ने एक बार क्या किया, मालदेव को पराजित किया था। तो वीरमदेव मेड़तिया के पुत्र जेमल मेड़तिया मालदेव को पराजित किया। तो साथियों, हमने किन के विषय में पढ़ा है, राव मालदेव के विषय में पढ़ा है। राव मालदेव है वो किस प्रकार अपने संघर्ष के बलबूते पर किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, और साम्राज्य के विस्तार के अंदर किस प्रकार हम देखते हैं अपने क्षेत्र के अंदर जो साम्राज्य विस्तार के साथ साथ क्या क्या उपलब्धियां जो हासिल करते हैं, उसके बारे में देखा है हमने। अब इसके बाद में राव मालदेव के बारे में अगले जो कक्षा के अंदर इनके बाद जो आगे का शासक है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आप इसी प्रकार जो अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहे और साथ साथ बराबर लगातार क्लासें देखें और आगे से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।